जय भीम, जय मौल निवासी, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों, कल 26 जनवरी 2025 को हम अपने गणतंत्र की 75वीं वर्षगांठ मनाएंगे। तो मैं वंचित स्वर के सभी दर्शकों को अपने 75वें गणतंत्र दिवस की बधाई देना चाहूँगा। साथियों, हमारा जो गणतंत्र है वो 75 वर्ष कल को पूरा करेगा। संविधान के जो प्रमुख शिल्पकार थे बाबा साहब ने देश कैसे चलेगा, क्या इसका भविष्य होगा, कैसे ये तरक्की के रास्ते पे आगे बढ़ेगा, इसका एक ब्लूप्रिंट उन्होंने तैयार किया था। तो जब इस संविधान को उन्होंने संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया था, तब उन्होंने एक शब्द में एक वाक्य कहा था कि कोई भी संविधान उतना ही अच्छा होगा जितना कि उसको एग्जीक्यूट कराने वाले लोग अच्छे होंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर एग्जीक्यूट कराने वाले लोग अच्छे रहेंगे तो संविधान बहुत अच्छा साबित होगा, और एग्जीक्यूट कराने वाले लोग अगर अच्छे नहीं होंगे तो ये संविधान उतना अच्छा साबित नहीं होगा। हम आज इसी बात की समीक्षा करेंगे कि जो एग्जीक्यूट करने वाली जो टीम थी, संविधान को जो लागू करने वाली जो टीम थी, वो जो बाबा साहब और संविधान निर्माता का एक जो ब्लूप्रिंट था उसको कितना अमली जामा पहना पाई। तो इसके लिए हमने विषय आज रखा है कि संविधान के 75 वर्ष, चुनौतियां और समाधान। तो इस विषय पर मेरे साथ बात करने के लिए फिर से वंचित स्वर के संपादक और पीपीआईडी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में पीपीआईडी के राष्ट्रीय संगठन सचिव डॉक्टर प्रमोद कुमार जी मेरे साथ वार्तालाप के लिए उपस्थित हैं। मैं डॉक्टर साहब का स्वागत करता हूं। जय हिंद। डॉक्टर साहब, मैं विषय पर आने से पहले मैं थोड़ी सी इसकी भूमिका बांटना चाहूंगा आपसे। चूंकि संविधान की हम आज जो समीक्षा कर रहे हैं उसमें चूंकि आप पीपीआईडी एक राजनीतिक दल के आप प्रतिनिधि के रूप में हैं, तो मैं आपसे राजनीतिक पक्ष पर पहले बात करूंगा, और समय अगर हमें इजाजत करेगा तो हम फिर दूसरे सामाजिक पक्षों पर भी बात करेंगे। तो ये जो भारत का जो जनमानस है वो जो राजनीतिक मामले में विकल्पहीनता का शिकार रहा है। आजादी के बाद जो मूल निवासी जो समाज है उसने विकल्पहीनता के अभाव में कांग्रेस को अपना विकल्प के रूप में माना, और ये माना कि यही पार्टी हमारा जो है राजनीतिक प्रतिनिधित्व करेगी। हालांकि जो सामाजिक अधिकारों की जो लड़ाई थी उसमें बाबा साहब का जो मुख्य जो लड़ाई लड़ रहे थे वो कांग्रेस के विरुद्ध ही लड़ रहे थे। गांधी जी जो कि कांग्रेस के का प्रतिनिधित्व करते थे,
तो उनके साथ उनके जो मतभेद रहे वो अब इतिहास में दर्ज है, हम कमोवेश सब लोग उसके बारे में जानते हैं। गांधी जी वर्ण व्यवस्था के प्रबल समर्थक थे और स्वतंत्र मतदार अधिकार जब मंजूर हुआ अछूतों को, तो उसको उन्होंने नकारा और उसके बदले उन्होंने संयुक्त मतदार अधिकार पे पूना पैक्ट के तहत एक समझौता करने को बाध्य होना पड़ा बाबा साहब को। इसके अलावा और एक प्रकरण है कि वो स्वयं को मूल निवासियों का स्वयंभू प्रतिनिधि कहलाते थे, कहते थे। अब मैं इस प्रकरण की पीछे जो है इसकी पुष्टि के लिए एक चीज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि जब गोलमेज सम्मेलन में भारत में तमाम जातियों के प्रतिनिधि वहां पर उपस्थित थे, तो ईसाइयों का अपना प्रतिनिधि ईसाई वर्ग से था, मुस्लिमों का अपना प्रतिनिधि मुस्लिम वर्ग से था, और सिखों का अपना प्रतिनिधि अपने वर्ग से था, पारसियों का अपने वर्ग से था। तो सब वर्गों का प्रतिनिधि जो है वो अपने वर्ग से थे, लेकिन अछूतों के प्रतिनिधि होने का दावा गांधी जी वहां कर रहे थे। हालांकि बाबा साहब अंबेडकर वहां उस सभा में उपस्थित थे। तो उसी प्रकरण में आप लोगों को ज्ञात होगा कि तमाम देश के लोगों ने तार भेजकर बाबा साहब के समर्थन में कहा कि आप हमारे प्रतिनिधि हैं, और बाबा साहब की भी दलील थी कि अछूतों का जो प्रतिनिधि है वो सवर्ण कैसे हो सकता है। वो कहते हैं कि जाके पैर फटे ना बिवाई, वो क्या जाने पीर पराई, यानी कि जिसके पैर में बिवाई नहीं है तो वो बिवाई का दर्द नहीं समझ सकता। तो इस वक्त हम चूंकि आज जो चुनौती की बात कर रहे हैं मूल निवासी समाज के ऊपर, जो मूल निवासी समाज है उसमें भी जो सबसे निचली पायदान पर है वह वर्ण व्यवस्था का अछूत वर्ग है, और उस अछूत वर्ग, उसमें तमाम सारे और वर्ग हैं, लेकिन मैं इस वक्त जो है अगर केंद्रित अपने आप को करूं इस वर्ग के ऊपर, तो इस वर्ग ने इस 75 वर्षों में क्या पाया, और चूंकि वर्ण व्यवस्था का सबसे ज्यादा मार उसी पे पड़ी है, चाहे आप संविधान के पहले आप कहें या संविधान के बाद में कहें। तो उसका वर्तमान परिस्थितियों में राजनीति में क्या रोल होना चाहिए और उसके सामने क्या चुनौतियां हैं और क्या समाधान है, ये डॉक्टर साहब आपसे जानने का विषय है। जी धन्यवाद सर। देखिए, सबसे पहले मैं वंचित स्वर न्यूज के तमाम जो हमारे दर्शक हैं जो इसको देख रहे हैं, उन सभी का भी धन्यवाद करता हूं, आपका भी धन्यवाद करता हूं कि आपने जो अपना एक कीमती समय इस बड़े एक महत्वपूर्ण विषय के लिए रखा। मैं अभी ये जो विषय है, देखिए, ये पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक द्वारा जो ये विषय एक रखा गया है कि पूरे देश भर में, देश के लगभग 18 राज्यों में जहां पार्टी का इस समय संगठन काम कर रहा है, ये 3 महीने के अंदर 500 संगोष्ठियां आयोजित की जानी है इस विषय पर। अब ये विषय क्या है, अभी जो आपने बताया कि संविधान की 75वीं वर्षगांठ, चुनौतियां और समाधान। तो देखिए, संविधान को लागू हुए हमारे मात्र अभी 75 वर्ष हो रहे हैं। ये कोई किसी इतिहास में या किसी ऐतिहासिक घटनाक्रम में 75 वर्ष बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं।
जहां आप देखेंगे इस देश में जो वर्चस्व वाले जो लोग हैं वो आज भी अपना, जिसका कोई पीरियड नहीं पता है, उस रामायण को या उस राम को या उस मनुस्मृति को जो हजारों साल पहले लिखी गई, उसमें वो आज तक उन्हें कोई समीक्षा की जरूरत महसूस नहीं हुई, या अपने ऊंच नीच या जातिवादी व्यवस्था के आज तक उन्होंने समीक्षा की जरूरत नहीं समझी। लेकिन आखिर ये बात समझनी पड़ेगी कि ये देश का जो संविधान, जिसे मात्र 75 वर्ष हो रहे हैं, और 75 सालों में कितना लोगों के पेट में दर्द हो गया कि पहले 50-60 साल जिस पार्टी ने राज किया उसी ने इसमें 125 संशोधन लगभग कर दिए थे, और उसके बाद उसने बड़ी एक खूबसूरत ढंग से एक तरफ यहाँ के इस देश के जो SC ST जो OBC कम्युनिटी हैं, जो माइनॉरिटीज हैं, उनके वोट हासिल करके सत्ता भी लेते रहे, राजपाट भी चलाते रहे, और दूसरी ओर जो संविधान इन वर्गों को न्याय देने का एक बड़ा दस्तावेज था, जो बड़ी मुश्किल से इन्हें मिला था, हजारों साल की गुलामी सहने के बाद जो इन्हें ये दस्तावेज मिला था, उस दस्तावेज को खत्म भी करते रहे और इन्हीं का वोट भी लेते रहे, और साथ में क्या करते रहे, आप देखेंगे कि एक ऐसी ताकत को भी वो तैयार करते रहे अंदरूनी सपोर्ट से, कि जो पूरी तरह से ध्वस्त कर देना चाहती थी। ये मतलब हम लोगों को बड़ी एक इसको समझने की जरूरत है कि हमने कैसे गलतफहमी में ये 75 वर्ष गुजार दिए। हमने संविधान निर्माता या जो संविधान के जो जनक जिन्हें कहा जाता है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को ना तो हमने ढंग से पढ़ा, ना उनकी बातों को पढ़ा। अगर इतनी ही कांग्रेस अच्छी होती तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को क्या जरूरत थी कि ये कहने की कि कांग्रेस के कभी 54 के मेंबर मत बनना, क्योंकि बाबा साहब ने झेला था कांग्रेस को। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कांग्रेस और उसके लीडर्स के जो दोगलेपन के व्यवहार को झेला था, और जिस समय वो इस नए भारत में यहाँ के मूल निवासियों को, यहाँ की जो बहुसंख्यक आबादी को मानवीय अधिकार दिलाने के लिए लड़ रहे थे, और कैसे उन मानवीय अधिकारों को दिलाते समय कांग्रेस और उसके जो तथाकथित लीडर्स ने बाबा साहब के राह में जो रोड़े अटकाए थे, या उन्हें जो लोहे के चने चबवाना कहते हैं ये बाबा साहब, उन्हें वो एहसास था। लेकिन हुआ क्या है कि जैसे ही देश आजाद हुआ है और संविधान लागू हुआ, बहुत तेजी से, बड़ी चालाकी से, पहले जिस समय डॉक्टर अंबेडकर स्ट्रगल कर रहे थे उस समय उन्हें संघर्ष भी नहीं करने दिया गया, फिर भी लड़ झगड़ के जो बाबा साहब ने कुछ अधिकार जो यहाँ पे दिलवा दिए, जो संविधान में दिलवाए, और उसके बाद एक स्वतंत्र राजनीति की भी बात डॉक्टर अंबेडकर ने करी कि इन वर्गों को अपनी स्वतंत्र राजनीति स्थापित करनी होगी। अगर ये इन्हीं वर्गों के प्रभुत्व वाली पार्टियों के भरोसे अगर रहेंगे, इनका कभी भला नहीं होना है। और आप देखेंगे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, पहले उन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से चुनाव लड़ा, बाद में वो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बनाकर गए। लेकिन कांग्रेस के जो दिग्गज जो लोग थे, उन्होंने बड़ी धूर्तता से उस पार्टी को कमजोर किया, उसको छिन्न भिन्न कर दिया, और उसको छिन्न भिन्न करने के बाद डॉक्टर अंबेडकर को पूरी तरीके से नेपथ्य में डाल दिया, और पूरा वर्ग का वोट अपना लेने लगे, अपना एक तरफ राज करते रहे, दूसरी तरफ ये जो संघ और ऐसी ताकतें, जो कट्टरवादी ताकतें थी, जो उग्र हिंदू राष्ट्र की पक्षधर थी, उनको मजबूत भी करते रहे। और आज अब आप देखेंगे कि आज हम लोग एक ऐसे दौर में आ गए हैं, ये हम 75वीं वर्षगांठ मना जरूर रहे हैं, लेकिन ये औपचारिक है। आप देखेंगे हमारे संविधान की अगर जो प्रस्तावना है, संविधान की प्रस्तावना की अगर आप पंक्तियां देखें कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अब ये हमारा संविधान कह रहा कि समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। बजाय ये होना चाहिए था कि आज हम ये समीक्षा करते क्या 75 वर्षों में इस देश के सभी नागरिकों को क्या सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिल पाया। मिल पाया तो कितना प्रतिशत मिल पाया और कितना काम किया जाना बाकी है, हमने आज ये समीक्षा करनी थी। आज हमारे
पास ये स्थिति होती कि हम ये समीक्षा करते कितना न्याय मिला, कितना मिलना चाहिए था और कितना नहीं मिल पाया, वो कैसे मिलेगा। बजाय आज अभी आप देखेंगे कि इसी बीच जो भारतीय जनता पार्टी जिसकी इस देश में सत्ता है, उसका जो मातृ संगठन है, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो प्रमुख हैं, उन्होंने अभी 2-3 दिन पहले ये बयान दिया है कि भाई इस देश को आजादी 22 जनवरी 2024 को मिली है। यानी किस दिन मिली? जिस दिन राम मंदिर का उन्होंने उद्घाटन किया, उनका कहना उस दिन भारत आजाद हुआ। यानी एक तरीके का उन्होंने पूरा का पूरा ये जो 75 साल का संविधान और जो 78 साल की जो आजादी को ध्वस्त कर दिया, उसको नकार दिया। उन्होंने ये कह दिया कि ये आजादी नहीं थी। यानी उनको आजादी अब मिली है कि जब ये हिंदू राष्ट्र, हमारा हिंदू राष्ट्र का जो आदर्श, और उस दिन उन्होंने एक तरफ मंदिर बनाया, दूसरी तरफ उन्होंने नई पार्लियामेंट भवन बनाया जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। पुराना संसद भवन बिल्कुल सही था, लेकिन उन्होंने नया संसद भवन बनाया और उसमें सेंगोल भी स्थापित कर लिया। तो यानी अब हम क्या समीक्षा करेंगे कि संविधान तो आज नाम मात्र का एक औपचारिक दस्तावेज के रूप में बचा है, जबकि वास्तविकता ये हो गई है कि व्यवहार में कहीं भी अब संविधान नहीं है। किस दिन कौन सा संविधान का अंग खत्म कर दिया जाए, बस ये वो खबर बन रही है, उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। अब ये इसके कहीं ना कहीं हम लोग ही दोषी भी हैं, हम अपने आप को जिम्मेदार मानते भी हैं कि मैं अभी भी, जब भी हम लोगों की चर्चा होती है अपने साथियों के साथ, हम यही बात कर रहे हैं कि 100 साल पहले कहां थे हम। 100 साल पहले जिन वर्गों को गाली के रूप में संबोधित किया जाता था, आज वो वर्ग जो जिनके लिए गाली निकलती थी, जिनको सिर्फ उनका संबोधन ही गाली में होता था, इतना अपमानजनक घृणाजनक व्यवहार जिन तबकों के साथ था, इस संविधान ने 75 वर्षों में उनको मानवीय अधिकार दे दिए, तमाम राजनीतिक और प्रशासनिक पदों का मालिक बना दिया, जुडिशरी के कई निचले स्तर के पदों को दे दिया, अन्य तमाम जो पद मिल गए। लेकिन उस तबके ने इसको इतने हल्के में लिया और अपने महापुरुषों के जो खासकर जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के उस न नसीहत को माना, न तो उनकी बातों को माना, न वो जो नसीहत देके गए वो मानी, और बड़े आराम तलब मोड में आ गए। उन्हें ये लगा कि हम सही स्थिति में आ गए हैं, तो पूरा देश सही स्थिति में आ गया। और वो यही जो निश्चिंतता, एक तरफ हम इस निश्चिंतता में आ गए, लेकिन जो विरोधी पक्ष था, जो उग्र हिंदू राष्ट्रवादी जो ताकतें थी, वो अपना काम बराबर कर रही थी, और वो बराबर काम करते करते उन्होंने सत्ता तक पहुंच गए इन्हीं तबकों के वोटों के सहारे। जब तक इन तबकों ने वोट नहीं दिया, वो सत्ता तक नहीं पहुंच पाए, और लास्ट में इन्हीं को तमाम छल प्रपंचों से उन्होंने कि मैं भी बाबा साहब का अनुयायी हूं, या तमाम डॉक्टर अंबेडकर, ऐसा नरेंद्र मोदी जी ने बातें कही कि ये लोग सब झांसे में आए और इन्हें तमाम ऐसे झूठे आश्वासन दिए, कहीं प्रलोभन दिए, और ये वोटों के सहारे उन्होंने सत्ता ली, और 10 साल के अंदर उन्होंने अपनी पूरी ये तैयारी कर ली है। और अभी देखेंगे इतना बड़ा साहस भारत सरकार का गृह मंत्री भारत के संविधान निर्माता के लिए कह रहा है कि भाई इनका नाम लेना फैशन बन गया है। कितनी बड़ी बात है, इतना तो नाम भगवान। यानी सारा संविधान वहीं ध्वस्त हो गया और राज्यसभा में ध्वस्त कर लिया गया। अब हमारे सामने यह चुनौती कि जिस पार्टी को, जिस कांग्रेस को इन तबकों ने अपना रहनुमा समझकर आज तक इतनी ताकत दी, इतनी बार सत्ता दी, 50-60 साल लगातार राज दिया, और आज भी कई राज्यों में कांग्रेस को सत्ता दी है, उस कांग्रेस ने क्या किया? केवल एक प्रतीकात्मक विरोध के अलावा किया। तो अब ये क्या करेंगे? अब कांग्रेस जो बची खुची कांग्रेस है, वो भी उसके लीडर भी वहां मिले हुए हैं। तो अब अगर कल की डेट में ये संविधान अगर पूरी तरह मान लीजिए नहीं रहता है और हिंदू राष्ट्र का संविधान मनुस्मृति, तब ये तबके क्या करेंगे? अब इन तबकों के सामने इतनी बड़ी चुनौती आ गई है कि इनको अभी भी जागना होगा। अगर ये अभी भी नहीं जागे और इन्होंने अभी कमर कस के इस मूवमेंट को अगर हाथ में नहीं लिया, तो इनका बहुत बुरा हश्र होने वाला है, ये मुझे लगता है। गणतंत्र ने हमको वोट का अधिकार दिया है, तो वोट का अधिकार जो है उसका कितने मायने जो निचली पायदान का जो मतदाता है वो कितना वो वोट का महत्व समझ सका है, और उसका वोट जो है लोकतंत्र में कितना प्रभाव डाल पा रहा है।
जी जी। देखिए, यही जो बात है कि ये वोट का अधिकार भी कहाँ से मिल पाया। जिन तबकों को पानी पीने का अधिकार नहीं था, सार्वजनिक तालाबों में जानवर पानी पी सकते थे, लेकिन जो समाज पानी नहीं पी सकता था, जो दिन में निकल नहीं सकता था, जिसको आम रास्तों पे चलने का अधिकार नहीं था, उस वर्ग को सत्ता बनाने का अधिकार जिस संविधान ने दे दिया। यानी कितनी बड़ी ताकत भारत का संविधान और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इनको दे गए कि पुरानी सारी परंपराएं समाप्त कर दी कि भाई राजतंत्र, कुलीन तंत्र, वर्ग तंत्र सब समाप्त करके लोकतंत्र दे दिया। यानी इनके हाथ में राज सत्ता की पावर दे दी कि आप जिसको चाहेंगे वो आपका शासन चलाएगा। लेकिन यही बात है कि भाई चेतना आखिर कौन पैदा करेगा, कहां से चेतना आएगी, कब इनमें चेतना जागेगी? क्या डॉक्टर अंबेडकर के अंदर कहां से चेतना आई? ये तो एक समझने की बात है। मैं आज भी वही कह रहा हूं कि हम ये सोचते हैं कोई रहनुमा आए, कोई हमें जगाए, हम खुद क्यों न जागे? हम जब तक अपने आप में जिम्मेदारी नहीं लेंगे, आज भी हम देख रहे हैं देश भर में हजारों संगठन हैं, लाखों एक्टिविस्ट दिखते हैं, लेकिन वो सब केवल एक औपचारिकता कर रहे हैं, वो सब खाना पूर्ति कर रहे हैं। तो अब ये जो वोट का अधिकार आपने कहा कि भाई वोट के अधिकार तो इनको मिला, लेकिन इनके वोट की ताकत इन्होंने नहीं जानी, लेकिन जो दूसरा तबका था उसने जानी, और उसने सचमुच इनको वोट के ताकत के एहसास नहीं होने दिया। जब जब चुनाव आए, इनकी बस्तियों में वो वोट के बदले थोड़ा बहुत मामूली कुछ खैरात इनको देना शुरू कर दिया, और इनको एक तरीके के ऐसे निश्चिंता में डाला, अरे तुम कहां हेडेक लेते हो, छोड़ो, तुम बस बैठ रहे हो, तुम वोट दे देना, बाकी तुम्हें चिंता करने की जरूरत। यानी ये लीडरशिप में ना आ जाए कहीं, और इन्हें सिर्फ वोटर बना के रखा जाए, और उन वोटों के बदले खैरात देने की परंपरा पहले कांग्रेस ने चलाई, जिसको आज पूरी तरीके से मतलब अपने एक्सट्रीम उसमें भारतीय जनता पार्टी ले आई है। आज तो सीधे सीधे कांग्रेस ने छोटी मोटी खैरातें देना शुरू किया था, आज भारतीय जनता पार्टी भी वही कर रही है, पैसा और तमाम वो सुविधाएं बांटकर। और अब तो एक चलन चल गया है कि भाई बस आप हमें सत्ता दे दीजिए, हम 2,500 रुपया महीना दे देंगे आपको, आप कुछ नहीं करेंगे। ये कितनी अलोकतांत्रिक बातें हैं, कितनी वैसी बातें। भाई आप कैसे, क्या पूरे देश को पंगु बना देंगे? आप 2,500 कैसे दे देंगे? लेकिन नहीं, हम महिला के खाते में 2,500 डाल देंगे, कोई कह रहा है हम बेरोजगारों के खाते में डाल देंगे। यानी वोट के ताकत का पूरा अर्थ ही खत्म कर दिया गया। और इन तबकों के जो भी हमारे सजग लोग थे, जिनको ये दायित्व निभाना चाहिए था, उन लोगों ने उस दायित्व को उस हद तक नहीं निभाया। तो अब आने वाले समय में अब हम ये वोट का अधिकार भी कितने समय तक रहेगा, क्या? अभी तो अब ऐसी घटनाएं होने लगी हैं, जिन बस्तियों से उन्हें लगता हमें वोट नहीं मिलेगा, वहां वो वोट पड़ने ही नहीं दे रहे। उनको जब जो उनके काबू में नहीं आ रहे, वहां वो लाठीचार्ज करवा दे रहे, उन्हें घरों से नहीं निकलने दे रहे। ये स्थितियां तक तो आ गई हैं, और भी कई कोशिशें चल रही कि अब ये जो वोट का अधिकार है भविष्य में ये भी इनके पास न रहे। तो ये यही कहा जा सकता है कि भाई हमने इसका महत्व नहीं समझा, लेकिन जो कट्टर जो राष्ट्रवादी ताकतें थी, जो हिंदू राष्ट्रवादी ताकतें, उन्होंने समझा, और उन्होंने इन्हीं वोटों के सहारे राजपाट हड़प लिया, और अब वो ऐसी स्थिति करना चाह रहे हैं कि भविष्य में इन्हें कभी चांस भी ना मिले कि ये इसमें कोई अपना पार्टिसिपेशन कर पाए। अच्छा डॉक्टर साहब, जहाँ तक राजनीतिक प्रतिनिधित्व की जहाँ बात है, हम अगर आंकड़े बार अगर देखें तो राजनीतिक प्रतिनिधि चाहे वो किसी भी दल से आते हों, तो राजनीतिक प्रतिनिधित्व तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो क्या राजनीतिक प्रतिनिधि जो है, क्या अपना दायित्व, जैसे अगर कोई प्रतिनिधि आरक्षित वर्ग से चुन के अगर गया हुआ हो, तो क्या वो आरक्षित वर्ग की आवाज बुलंद करने में वहां सक्षम है, या फिर वो सिर्फ एक गिनती मात्र है? जी। अब देखिए, ये भाई बड़ा आपने एक महत्वपूर्ण सवाल किया है। ये देखिए, बात वही है चेतना या सजगता की। जो तबका इस देश को जातिवादी, वर्णवादी, कट्टर हिंदू राष्ट्रवादी बनाए रखना चाहता है, उसकी चेतना और इन वर्गों की चेतना के अंतर को आप समझ सकते हैं। ये अलग बात है कि हम कह सकते हैं हमारी चेतना का स्तर इसलिए गिर गया, ये हुआ वो हुआ, लेकिन अब ये कहने से काम चलने वाला नहीं है कि भाई हमें हजारों साल ऐसे रखा गया, ये हुआ तब हमारी ये स्थिति। आप ये देखिए कि
इस चेतना का एहसास डॉक्टर अंबेडकर को था कि अगर इनका प्रतिनिधि, स्वतंत्र प्रतिनिधि इनका चुनना है तो वो सिर्फ इनके वोटों से चुन के जाना चाहिए। ये बाबा साहब जानते थे और उन्होंने कम्युनल अवार्ड में वो बात मनवा ली थी कि भाई अगर हमारा प्रतिनिधि सिर्फ हमारे वोटों से चुनकर जाएगा तो थोड़ा स्वतंत्र होगा। लेकिन वही जो हमारा विरोधी था या इस देश का दुश्मन था, इस देश में मानवता का, इस देश के मूल निवासियों का, इस देश के बहुजनों का जो दुश्मन था, उनका जो प्रतिनिधि के तौर पे गांधी जी जो थे, वो भी इस बात से पूरा वो सजग थे कि अगर इनके हाथों में वोटिंग की पावर आ गई, इन्हीं के हाथों इनका प्रतिनिधि चुना गया तो स्वतंत्र होगा और वो अपनी सारी जो व्यथा कथा, जो मुसीबतें वो वहां पार्लियामेंट में रखने लगेगा, तब तो इनको इनके हक देने पड़े। तो वहीं पर उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी। मतलब हमारा प्रतिनिधि गुलाम बना रहे, हमारा प्रतिनिधि स्वतंत्र ना आए, ताकतवर ना बने, इसके लिए गांधी जी ने अपनी जान की बाजी लगा दी। लेकिन आज हमारे देश भर में 131 सांसद हैं जो आरक्षित वर्गों से, लेकिन वो उसी चेतना, उस सजगता का अभाव होने के कारण, इसके अलावा भी हर पार्टी में अपने जो का जो ढांचा है, जी उसमें जनपद स्तरीय, प्रदेश स्तरीय बिल्कुल और ब्लॉक स्तरीय भी जो है प्रतिनिधि है आपके। बिल्कुल उनको हालांकि एक मोर्चा उनके लिए सुरक्षित है, आरक्षित जगह है, बिल्कुल। उसके आगे तो उन्हें कहीं मेन स्ट्रीम की लीडरशिप नहीं दी जाती है। मतलब उनको आके किसी मोर्चे का मैं उनको जगह दे के उनको, वो भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं और उन्हें भी इस तरह के लोग चाहिए। तो उनका जो काम, मुख्य काम ये रहता है कि वो अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करते। अगर अपने वर्ग की कहीं आवाज उठानी हो और अगर अपने वर्ग और सत्ता पक्ष के बीच में कहीं कोई विवाद हो तो उनको जो नुमाइंदगी करनी चाहिए थी वो अपने वर्ग की करनी चाहिए थी, क्योंकि वो अपने वर्ग के प्रतिनिधि हैं। लेकिन वो नुमाइंदगी अपने वर्ग की न करके वो सत्ता पक्ष की करते हैं जिसके वो प्रतिनिधि है। तो ये मतलब कहने का मतलब है कि जो चमचा युग जिसको कहते हैं, काशीराम साहब ने उसको चमचा युग कहा था, बाबा साहब ने भी उसको चमचा युग कहा। चमचा, इससे पुनः पैक्ट से चमचे ही पैदा होंगे, तो वो तो उसका प्रतिनिधित्व करते नहीं। तो अब आप जिस पार्टी में का प्रतिनिधित्व करते हैं, पीपीआईडी, तो वो इन समस्याओं को, इस चुनौती से वो कैसे, उसकी क्या एक कार्य योजना है इस पर? जी हाँ, देखिए यही एक तो चीज, बात आपने बिल्कुल सही कही। मैं वही चीज कह रहा था, ये चेतना का स्तर है कि अगर आज वो 131 अगर चेतना उनमें जाग जाए तो एक दिन भी सरकार न चले, इतनी बड़ी ताकत। लेकिन चेतना नहीं है। अब ये चेतना कैसे आएगी, कहां से आएगी, उनको खुद जगानी पड़ेगी। दुश्मन में आपके हकों को मारने के लिए चेतना थी, उसने अपनी जान की बाजी लगाकर उनके एक आदमी ने आपको पंगु बनाने की स्थिति कर दी। आज आप पावर में जाकर भी ये नहीं कर रहे, ये आपका वो है। अब जो मतलब मैं इस पर एक बात और जोड़ के फिर आगे उस पर आना चाहता हूं कि अगर आने वाले टाइम में इस देश के लोकतंत्र के साथ कुछ हुआ, अगर इस देश के संविधान के साथ कुछ हुआ और ये इतना कीमती दस्तावेज जो एक मानवीय भारत, एक मानवतावादी भारत के दस्तावेज के साथ अगर, तो उसके लिए यही लोग जिम्मेदार होंगे। और आने वाले इतिहास में इन्हीं लोगों का, जो ये 131 लोग बैठे हैं और जो ऐसे उन मोर्चों के प्रतिनिधि, जो अनुसूचित जाति मोर्चा, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ, अनुसूचित जाति विभाग, पिछड़ी जाति मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चे, इनके जो लीडर बैठे हुए हैं, अगर ये संविधान पर किसी भी तरीके की आंच आई तो ये जो हमारे 131 सांसद और तमाम जो अन्य वर्गों से जो वहां बैठे हुए हैं और जो विधायक हैं, ये लोग उसके जिम्मेदार होंगे और इनका नाम काले अक्षरों में लिखा जाएगा इतिहास में कि जिन्होंने अपनी निष्क्रियता और अपनी लापरवाही से इतने बड़े दस्तावेज को निष्प्रभावी किया। दूसरा, अब जो आपका ये था पीपीआईडी की जहां तक बात है, देखिए पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक का जन्म ही मजबूरियों में हुआ है। कोई राजनीति का शौक से ये लोग, जो जिन लोगों ने इस पार्टी को बनाया है, वो सारे लोग वो चिंतनशील लोग हैं जिन्होंने अपने पूरे जीवन सर्विस करी, अलग अलग विभागों में किया, सामाजिक चेतना का जिनको एहसास था,
जब वो सेवानिवृत्त हुए उसके बाद उन लोगों को लगा कि भाई क्या करें, राजनीति कहाँ जा रही है, और देश की राजनीति अगर हमारे हाथ में नहीं है तो हम करेंगे क्या, क्योंकि पहले हमने 50-60 साल कांग्रेस को राज देने में गुजारे, उसके बाद हमने एक जो सामाजिक आंदोलन से निकली हुई पार्टी के रूप में बहुजन समाज पार्टी को देखा, लेकिन जैसे ही बहुजन समाज पार्टी थोड़ा सा उभार में आ रही थी, देश के कई राज्यों में उसके प्रतिनिधि आने लगे थे, पार्लियामेंट में लोग पहुंचने लगे थे, तो वही जो दुश्मन की सजगता है, जो इस देश को संकीर्ण राष्ट्र बना के रखना चाहता है, मुट्ठी भर लोगों का भारत बनाए रखना चाहता, वो लोगों ने फिर अपनी सक्रियता दिखा के बहुजन आंदोलन को कुचल दिया। बहुजन आंदोलन के अंदर घुसकर उसकी जो मूल अवधारणा को खत्म करके बहुजन समाज पार्टी नष्ट कर दी। तो ऐसे में अब समझ ही नहीं आ रहा था भाई कि अब राजनीतिक रूप से क्या किया जाए। बीएसपी लगातार चुनाव हारती चली जा रही, उसके सारे प्रतिनिधि, उसका संगठन ध्वस्त होता चला गया, उसने पार्टी खुद अपने लीडरों को एक एक करके निकाल के बाहर करने लगी, और कांग्रेस के सारे लीडर जैसे ही ये कट्टर जो हिंदू राष्ट्रवादी उग्र राष्ट्रवादी ताकतें आगे बढ़ी, कांग्रेस के सारे लीडर वहां भाग दौड़ करके लपक के बीजेपी में घुसने लगे थे। कांग्रेस सारी भाजपा में घुसने लगी। उत्तराखंड में आप देख सकते हैं 1 दर्जन जो यहाँ के और तो और पूर्व मुख्यमंत्री मंत्री सारे जिनको कांग्रेस के नाम पे जिन्होंने राज किया और पूरा पीढ़ियों ने जिनके सुख सुविधा भोगी कांग्रेस के नाम पर, वो सारे भारतीय जनता पार्टी में चले गए, और बहुजन समाज पार्टी भी पूरी की पूरी तरह उनके इशारों पर चलने लगी, और उसका ढांचा तब कहीं मजबूरी में ये पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक का गठन हुआ। इसको 2018 में बनाया गया, देश के वर्तमान हालातों को, राजनीतिक जरूरतों को समझते हुए कि अब कोई नहीं है, और बाकी जो कुछ लोग चंद जो लीडर दिख रहे हैं वो भी व्यक्तिवादी लीडर हैं, उनका भी कोई बहुत ज्यादा भविष्य नहीं है, उन पर जब भी कोई शक्ति होगी तो वो भी घुटने टेकने में देर करने वाले नहीं है। तो ऐसे में इस पार्टी को बनाया गया, और अभी तक जो कमजोरियां जो रही कि हमारे आंदोलन क्यों कमजोर हुए, व्यक्तिवाद के कारण, सुप्रीमोवाद के कारण, डेमोक्रेटिक सेटअप ना होने के कारण। तो पहली ये पार्टी ऐसी है जिसमें पूरी तरह भारत का संविधान और भारत के लोकतंत्र को संगठन के अंदर स्थापित किया गया है। इसमें कोई भी नेशनल प्रेसिडेंट या नेशनल कार्यकारिणी 2 साल रहती है, राज्यों की कार्यकारिणियां 2 साल रहती हैं, जिलों की कार्यकारिणियां 1 साल में उनका कार्यकाल, यानी कोई व्यक्ति अपनी विरासत इसको बनाने की कोशिश ना करे। और जैसा हमारा संविधान देश में एक डेमोक्रेटिक सेटअप बनाना चाहता है, लोकतांत्रिक भारत, वैसी राजनीतिक दल भी जब तक लोकतांत्रिक नहीं होगा तब तक वो देश को भी लोकतांत्रिक नहीं बना सकता। तो इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि एकमात्र ये विकल्प है, ये समाधान है, हमें जितना जल्दी हो सके इसको मजबूत करना चाहिए। अगर हम इसको मजबूत करने में जितना देर लगाएंगे वो हमारे लिए आने वाले समय में उतना कठिन होता जाएगा काम, ये मुझे लगता है। तो मैं भी इसीलिए इस पार्टी से जुड़ा हूं। पूरा मैं राजनीति विज्ञान का स्टूडेंट रहा हूं, मैंने पॉलिटिकल साइंस से एमए किया है, पीएचडी मेरी पॉलिटिकल साइंस से है। मैंने जब वो सारा जो भारत का संविधान पढ़ा था, लोकतंत्र कैसा होना चाहिए, हमारा संविधान क्या चाहता, वो मुझे जब यहां नजर आया तब मैंने भी 2018-19 में इसके बारे में जानकारी ली, 20 में ज्वाइन किया। उसके बाद से मैं निरंतर जितनी मेरी सामर्थ्य, ऊर्जा, क्षमता है, मैं इसमें काम कर रहा हूं और अपने साथियों को भी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं आपसे बहुत कुछ जानकारियां मिली, और आगे भी हम आपसे जो है बातचीत करते रहेंगे। तो मैं अपने 25 स्वर के दर्शकों से अपनी बात जो है इस मोड पर ख़त्म करना चाहूँगा कि बीच में आई थी बात की, वो एक कहानी है कि महल में आग लगी हुई थी और चिड़िया एक चोंच से अपना पानी भरकर अपनी आग बुझाने का दायित्व निभा रही थी। तो मेरा मतलब इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर जितने भी राजनीतिक दल में अपने जो वर्ग के प्रतिनिधि हैं उनसे उनकी तरफ मुखातिब होकर कहना है कि कल को जब इतिहास लिखा जाएगा तो जो भी काम कर रहे हैं, जितने भी जो है आप भी काम कर रहे हैं, और जो आपका काम आग बुझाने वालों में है या फिर आग लगाने वालों में है या फिर उनके साथ में है जो आग को बढ़ाना चाहते हैं
या उनके साथ में है कि जो आग को बुझाना चाहते हैं। तो ये आने वाला इतिहास जो है वो आपको कहाँ रखेगा। तो ये मेरा उनसे एक निवेदन सुझाव भी है। तो मैं इसी बात के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। वीडियो थोड़ा सा आज लंबा हुआ है, क्योंकि विषय गंभीर था, इसलिए इसी नोट पे अपने बात को पूरा करते हुए गणतंत्र दिवस की 75वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर सभी लोग को बधाई देते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, और डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, धन्यवाद सर। जय भीम, जय संविधान।